दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनुरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज टेलीविजन। आज के शो में हम बात करेंगे शिक्षा के महत्व की। कैसे सरकार के नाक के नीचे प्राइवेट स्कूल की चल रही है मनमानी। जाते जाते एक नजर सरकारी स्कूलों की स्थिति पर। मार्च का एंडिंग सरकारी कर्मचारी, मध्य वर्ग के लोगों और छात्रों सभी के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है, जहां एक और छात्रों का फाइनल एग्जाम के बाद रिजल्ट का इंतजार होता है। वहीं मध्यम वर्ग के लोगों को स्कूल में रीएडमिशन और महंगी किताबों का डर सताने लगता है, क्योंकि आज शिक्षा एक व्यापार और स्कूल नोट छापने की मशीन बन गया है। टीवी, सोशल मीडिया, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, अखबार में पैम्पलेट डालकर विज्ञापन के माध्यम से बेहतर शिक्षा का दावा करने के बाद बच्चों को निम्न शिक्षा परोस निजी स्कूल अब बन गया है वसूली का अड्डा। निजी स्कूलों के रवैये से आपका मन अंदर से यही कहता होगा, क्या वाकई प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना इतना कठिन है? निजी स्कूलों की मनमानी अभिभावकों के लिए शिक्षा को अत्यधिक महंगा बना दिया है। स्कूल में जनरेटर या क्लास में इन्वर्टर की सुविधा न होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पैसा वसूला जाता है। स्कूल को वसूली का अड्डा कहना यह एक कटाक्ष भरा कथन है, जो निजी स्कूलों की मनमानी और व्यवस्था पर गहरी चोट करता है। देश में ऐसे कई माता पिता और सामाजिक टिप्पणीकार हैं जो इस बात से सहमत हैं, क्योंकि निजी स्कूलों का व्यवहार अक्सर शिक्षा के पवित्र उद्देश्य से हटकर मुनाफे की ओर झुका दिखता है। सालाना मासिक फीस में वृद्धि। निजी स्कूल हर साल फीस में बेतहाशा वृद्धि करते हैं। यह वृद्धि अक्सर महंगाई दर से कई गुना ज्यादा होती है और इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं दिया जाता। देखा जाए तो स्कूल सालाना 15 से 20% तक फीस बढ़ाते हैं, जबकि शिक्षकों की संख्या या सुविधाओं में कोई खास बदलाव नहीं होता। निजी स्कूलों की मनमानी एक ऐसा मुद्दा है जो भारत में शिक्षा क्षेत्र में बार बार उजागर होता है। यह समस्या अभिभावकों, छात्रों और समाज के लिए गंभीर चुनौती पैदा करती है। निजी स्कूल अक्सर हर साल फीस में भारी वृद्धि करते हैं, जो अभिभावकों की आर्थिक क्षमता से परे है। यहाँ तक कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में अभिभावकों ने स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि फीस बढ़ोतरी का कोई पारदर्शी आधार या सटीक जवाब स्कूल प्रबंधन के पास नहीं होता। निजी स्कूलों को वसूली का अड्डा कहना अतिशयोक्ति नहीं है, परंतु जब उनकी प्राथमिकता शिक्षा से ज्यादा पैसा वसूलने में रुचि हो तो उसका क्या किया जा सकता है? शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान और चरित्र निर्माण के खिलाफ है। इसे बदलने के लिए सरकार, समाज, अभिभावकों को मिलकर काम करना होगा, वरना यह अड्डा चलता रहेगा। जिस प्रकार से लावारिस बच्चों को पुलिस तथा कोई एनजीओ रेस्क्यू करती है, ठीक उसी प्रकार ऐसा संगठन होना चाहिए जो ऐसे स्कूलों पर जांच कर नकेल कस सके जो मनमाना फीस वसूलते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में पारित मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2024 के तहत यह नियम बनाया गया है कि 25,000 रुपए फीस वाले स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले जिला समिति से अनुमति लेनी होगी। फिर भी कई स्कूल नियमों को दरकिनार कर मनमानी कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कि स्कूल कैसे थोड़े थोड़े खर्च को मोटी रकम आपके ऊपर थोपते हैं। अनावश्यक खर्च थोपना। किताबों के साथ साथ कुछ स्कूल अपने ही परिसर में कॉपियां तक बेचने शुरू कर दिए हैं। यूनिफॉर्म में शर्ट, पैंट, टाई, बेल्ट के साथ साथ स्वेटर और टोपी भी इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं कि अभिभावक को मार्केट से खरीद न पाए और बाजार से कई गुना अधिक मूल्य पर यूनिफॉर्म के नाम पर उनसे पैसे वसूले जा सके। स्कूल का मकसद बच्चों को शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि अपना एक मॉल चलाना है। ट्रांसपोर्ट और विकास शुल्क जैसे अतिरिक्त शुल्क अभिभावकों से वसूले जाते हैं। ये सभी चीजें स्कूल द्वारा चुने गए दुकानों, स्टोर्स और स्टॉल पे खरीदनी पड़ती है। स्कूल प्राइवेट प्रशासन की पुस्तक
विशेष रूप से तैयार कर बुक लिस्ट के माध्यम से चुने गए दुकानदार के पास मौजूद होते हैं, जिसके कारण अभिभावकों के लिए विकल्प सीमित रह जाते हैं। यह स्कूल साइंस कंप्यूटर के लिए मोटी मोटी किताबें, जिनका मूल्य सामान्य किताबों के मुकाबले कई गुना अधिक होता है, इसे लेने के लिए दबाव बनाते हैं। फिर किसी कारणवश कंप्यूटर खराब रह गया या शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने पर उस पुस्तक का खर्च व्यर्थ चला जाता है। यह इस तरह का कैप्टिव मार्केट रणनीति है जहां अभिभावक के पास कोई विकल्प नहीं होता। स्कूल का दुकानदार से सेटिंग, आपसी मिलीभगत और कमीशन के सहयोग से यह व्यापार बड़े सुचारू रूप से फल फूल रहा है। अतिरिक्त और छिपे हुए शुल्क, ट्यूशन फीस के अलावा स्कूल परिवहन, खेल गतिविधियों और विकास शुल्क जैसे नामों से अतिरिक्त पैसे वसूलते हैं। ये शुल्क अक्सर अनिवार्य होते हैं और स्कूल द्वारा निर्धारित दुकानों से ही सामान खरीदने की शर्त होती है। अभिभावकों को बाजार से सस्ते विकल्प चुनने की आजादी नहीं रहती। शिक्षा से ज्यादा मुनाफा, कई निजी स्कूल ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर चलते हैं जो कागजों पर गैर लाभकारी होते हैं लेकिन वास्तव में मोटा मुनाफा कमाते हैं। यह पैसा अक्सर प्रबंधक की जेब में जाता है, न कि शिक्षा की गुणवत्ता में। कुछ स्कूलों के मालिकों के पास लग्जरी कारें और संपत्तियां हैं जो उनकी आय का स्रोत संदिग्ध बनाता है। गरीब से गरीब तबके के बच्चों से मोटी फीस वसूली जाती है। कुछ स्कूल तो अभिभावक के पहनावे, स्वभाव और उनकी स्थिति पर भी दया नहीं करते। उनका अपना एक ही निजी मसला है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर महीने एडवांस के रूप में फीस जमा होती रहे। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। कई निजी स्कूल शिक्षा को लाभ कमाने का धंधा बना देते हैं। वे आलीशान इमारतें, स्विमिंग पूल और विज्ञापनों पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन शिक्षकों की गुणवत्ता या बुनियादी सुविधाओं पर कम ध्यान देते हैं। बच्चे स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहते हैं। वे वहां शिक्षा लेने आते हैं, परंतु शिक्षा मुहैया कराने वाले वहां के शिक्षक को काम दिया जाता है स्कूल के विज्ञापनों का। हमने बड़े बड़े स्कूलों में शिक्षकों को कम पैसे में, कम वेतन में शिक्षा प्रदान करते देखा और सुना है। कुछ स्कूल विज्ञापन से अंतरराष्ट्रीय स्तर का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी शिक्षा का गुणवत्ता सामान्य होता है। कई निजी स्कूल मोटी फीस लेते हैं लेकिन शिक्षकों को कम वेतन देते हैं या फिर अयोग्य स्टाफ रखते हैं। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। स्कूल को लग्जरी होटल की तरह महंगे टाइल्स मार्बल लगाकर मॉल की तरह दिखाकर पैसे ऐंठना स्कूलों का स्वभाव हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का दिखावा करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन और आकर्षक इमारतें दिखाकर अभिभावकों को लुभाया जाता है, लेकिन असल में पढ़ाई का स्तर औसत ही रहता है। नामांकन के दिन स्कूल का स्टाफ घूम घूम कर चारों ओर कैमरे में आपके बच्चों की निगरानी की बात कहता है। परंतु जिस दिन बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तब स्कूल प्रबंधन यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि सीसीटीवी कई महीनों से खराब है ताकि उनका या उनके स्टाफ की गलती न पकड़ी जाए। परिणाम स्वरूप कुछ हादसों में बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उनका स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को न्याय तक नहीं दिला पाता। ऊंची इमारतों का दिखावा करके घटिया शिक्षा परोसने का परिणाम यह होता है कि जो बच्चे इन स्कूलों से निकलते हैं वे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं या वास्तविक जीवन में चुनौतियों के लिए तैयार नहीं होते। देश भर में शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या गंभीर है। एसर की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि कई शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता, जिससे पढ़ाई का स्तर प्रभावित होता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर रील्स के माध्यम से हम सब ने बिहार, झारखंड, यूपी के अलावा
कई ऐसे राज्यों के स्कूलों में देखा है जहां टीचर को जनवरी फरवरी तक बोर्ड पर लिखने में संकोच हुआ है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वैसे शिक्षक अकेले में बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो और कैमरा देखकर हो सकता है गलती हो जाती हो, परंतु सत्यता यही है कि कुछ न कुछ तो शिक्षकों में अभी भी कमी है। शिक्षा की गुणवत्ता एसर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक कक्षा 5 के 50% से अधिक बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ सकते। यह सीखने परिणामों में कमी को दर्शाता है। पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान कम, रटने पर ज्यादा जोर रहता है। हर बच्चे का दिमाग एक समान नहीं होता। प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज है, परंतु इसका उपयोग किसी बच्चे के लिए निजी जीवन में नहीं करना चाहिए। माता पिता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा शिक्षित हो, परंतु इसके लिए उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट का दबाव नहीं बनाना चाहिए। जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, स्कूल उनका पूरा फायदा उठाते हैं और उसकी मेहनत का सारा श्रेय स्वयं ले लेते हैं। बच्चा गलती से स्टेट या जिला टॉपर हुआ तो उसकी फोटो अन्य अभिभावकों को दिखाकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह बच्चा हमारे स्कूल की अच्छी पढ़ाई की वजह से इस पायदान तक पहुंचा। जबकि सच्चाई तो यह है कि अगर वह अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिल रही है और शिक्षक सभी को समान रूप से पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चों के अच्छे नंबर आने चाहिए। भारत में शिक्षा के प्रभाव को देखें तो केरल जैसा राज्य जहां साक्षरता दर 90% से अधिक है, वहां स्वास्थ्य जीवन स्तर और सामाजिक समानता अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। व्यक्तिगत स्तर पर एक शिक्षित किसान नई तकनीकों को अपनाकर अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकता है, जबकि अनपढ़ किसान पुराने तरीकों पर निर्भर करता है। आर्थिक प्रगति शिक्षित जनसंख्या उत्पादकता बढ़ाती है, जिससे देश में जीडीपी में वृद्धि होती है। दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देश में शिक्षा पर निवेश कर तेजी से विकास किया गया है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देती है, जो किसी भी देश की प्रगति के लिए जरूरी है। लोकतंत्र की मजबूती शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होती है। स्कूल अक्सर बच्चों के भविष्य का हवाला देकर अभिभावकों को मजबूर करते हैं। फीस न देने पर बच्चों को कक्षा में बैठने से रोकना या परीक्षा से वंचित करना आम बात हो गया है। इसके कई प्रभाव हैं। यह मानसिक और आर्थिक दबाव का कारण बनता है। मनमानी के कारण कमजोर नियामक ढांचा, सरकार के पास निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र की कमी है। नियम तो बनते हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन कमजोर होता है। मांग और आपूर्ति का अंतर, सरकारी स्कूल में गुणवत्ता और संसाधनों की कमी के कारण अभिभावक निजी स्कूल पर निर्भर हैं, जिससे स्कूलों को अपनी शर्तें थोपने का मौका मिलता है। लाभ का लालच, निजी स्कूल का संचालन अक्सर बड़े व्यवसायी या ट्रस्ट करते हैं, जिनका मकसद शिक्षा से ज्यादा मुनाफा होता है। कानूनी खामियों का ये पूरा फायदा उठाते हैं। कई स्कूल गैर लाभकारी ट्रस्ट के नाम पर चलते हैं, लेकिन वास्तव में लाभ कमाते हैं और इसकी जांच के लिए सख्त कानून नहीं है। फीस न चुकाने पर बच्चों को कक्षा से बाहर करना, परीक्षा से रोकना, पढ़ाई के दौरान कक्षा में छात्र को खड़े कर अन्य छात्रों के बीच फीस के लिए दबाव बनाना या उनका रिजल्ट रोक लेना आम बात है। यह एक तरह का भावनात्मक ब्लैकमेलिंग है जो अभिभावकों से पैसे वसूलने का जरिया बनती है। स्कूल के इस रवैये से बच्चे और माता पिता दोनों मानसिक तनाव में रहते हैं। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, फिर चाहे वह निजी स्कूल से प्राप्त हो या सरकारी स्कूल से। शिक्षा के महत्व को समझिए।
शिक्षा के माध्यम से अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। शिक्षा लोगों को सही गलत का अंतर समझाती है और अपराध के प्रवृत्ति को कम करती है। शिक्षा व्यक्ति को विभिन्न विषयों की समझ देती है, जिससे वह दुनिया को बेहतर तरीके से जान सकता है। शिक्षित व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि वह आपसे अपने निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है। ये अब जानते हैं कैसे सरकार के नाक के नीचे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है। निजी स्कूल अक्सर कानूनी खामियों का फायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पर राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का नियम है, लेकिन कई स्कूल इसे लागू नहीं करते और सजा से बच जाते हैं। शिक्षा विभाग और प्रशासन इन समस्याओं पर कार्रवाई करने में असफल रहे हैं। अधिकारियों के बच्चों का निजी स्कूल में पढ़ाई करने के कारण सख्त कदम उठाने में कठिनाई होती है। कई स्कूल बिचौलियों को ये जिम्मा देते हैं, आपस में सेटिंग करते हैं, कुछ पैसे लेकर इस आरक्षित सीट को भी बेच दिया जाता है। निगरानी की कमी के कारण इस वसूली का अड्डा बन रहे स्कूल। सरकार के पास निजी स्कूलों को नियंत्रित करने का कोई सख्त तंत्र नहीं है। नियम बनते हैं लेकिन लागू नहीं होते। सरकार द्वारा अगर कोई कानून पास भी होता है तो अभिभावक द्वारा प्राचार्य से शिकायत करने पर या तो उनके बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है या फिर पढ़ाई के दौरान उन्हें लापरवाही से उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। अभिभावकों का मानना है यदि सभी मिलकर आवाज उठाएं तो निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सकता है। अभिभावकों की मजबूरी। सरकारी स्कूलों की हालात इतने खराब हैं जहां शिक्षकों की कमी है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण लोग निजी स्कूलों की ओर जाने को मजबूर हैं और स्कूल इस मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं। लाभ का धंधा। शिक्षा का सेवा की बजाय व्यवसाय बना दिया गया है, जहां प्रबंधन का फोकस मुनाफे पर रहता है। अब बात करते हैं देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति की। भारत में सरकारी स्कूलों की स्थिति एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। यह देश के शिक्षा तंत्र का आधार होने के बावजूद कई चुनौतियों से जूझ रहा है। हाल ही के वर्षों में कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। निजी स्कूल इस मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी शर्तें थोपते हैं। कई राज्य सरकारों ने निजी स्कूलों पर लगाम कसने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में नया कानून एक उदाहरण है, जहां 10% तक फीस वृद्धि बिना अनुमति की जा सकती है, लेकिन इससे अधिक के लिए अनुमति जरूरी है। तमिलनाडु में फीस फिक्सेशन कमेटी बनाई गई है जो प्रस्तावित फीस की जांच करती है। फिर भी इस नियम का प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि कमजोर निगरानी और कानूनी खामियों का फायदा स्कूल उठाते हैं। कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियमित न आने की शिकायतें होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक देखी जाती है, जहां निगरानी कम होती है। भारत में लगभग 10 लाख सरकारी स्कूल हैं जो ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये स्कूल देश के 60% से अधिक बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल शिक्षा का प्राथमिक स्रोत है, जहां निजी स्कूल की पहुंच सीमित है। बुनियादी ढांचे और शौचालय, पीने का पानी या कक्षा में फर्नीचर की कमी अक्सर चर्चा में रहती है। कुछ स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता सवालों के घेरे में आती है। भारत के कई जनजातीय समुदाय जो औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं, अपनी संस्कृति और पर्यावरण के साथ गहरा तालमेल रखते हैं। शहर तक पहुंच न होने के कारण वहां के बच्चे अनपढ़ हैं। अशिक्षित होने के बहुत नुकसान है। कम पढ़े लिखे लोग, गरीबी लोगों का शोषण होता है। अमीर लोग ऐसे कम पढ़े लिखे लोगों का शोषण करते हैं। अशिक्षित लोग सांप के काटने पर, झाड़ फूंक पर निर्भर करते हैं, जबकि
उसका सही उपचार और सही इलाज से मरीज की हालत ठीक हो सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, आर्थिक शोषण का शिकार होना, अधिकारों अवसरों से वंचित रहना, जिंदगी गुजर बसर के लिए महज चंद पैसों के लिए गुलामी की जिंदगी जीना, ये सारे नुकसान हैं अनपढ़ होने के। यहाँ तक कि देश में बढ़ती महंगाई को विशेषज्ञ जनसंख्या की नजरों से देखने को कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट के लिए अशिक्षित लोग अत्यधिक जिम्मेदार हैं। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। शिक्षा जीवन को जटिलता और प्रगति देती है, जो जीवन में स्वतंत्र रूप से जीने के लिए कई रास्ते खोलती है। सरकार अपने प्रयास से हर क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है। टीवी में विज्ञापन के द्वारा स्कूल चले हम आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नेशनल एंथम चलते हैं, लेकिन शिक्षा एक बच्चे के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत विभिन्न प्रधानमंत्रियों से अपने अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह आकलन करना है कि किसने बेहतर काम किया है व्यक्तिगत दृष्टिकोण और ऐतिहासिक संदर्भ पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ कार्यों को शिक्षा विकास में मील का पत्थर माना जाता है। बात करते हैं पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 के बीच जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है और उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी। उनके कार्यकाल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS जैसे संस्थानों की स्थापना हुई। IIT और एम्स के बाद आज जो भी इस देश में शीर्ष संस्थानें हैं, सब नेहरू और विज्ञान की तकनीक शिक्षा पर जोर देने के कारण है, जिसने भारत को औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की ओर ले जाने में मदद की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 में उनके समय में हुई, जिससे उच्च शिक्षा को संगठित किया गया। उनकी नीतियों ने शिक्षा और अभिजात वर्ग से बाहर निकलकर व्यापक बनाने की शुरुआत की। इंदिरा गांधी 1966 से 1984 के बीच उनका योगदान रहा। इंदिरा गांधी ने ग्रामीण और प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। उनके कार्यालय में क्षेत्रीय भाषाओं शिक्षा को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा का उपयोग उनके कार्यकाल में सम्मति रहा। 1976 में 42 संशोधन के जरिए शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों को शिक्षा नीति बनाने का अधिकार मिला। यह कदम शिक्षा को विस्तार के लिए महत्वपूर्ण था। उनकी नीतियों ने शिक्षा और गरीब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश की, हालांकि चुनौतियां बनी रही। राजीव गांधी 1984 से 1989 उनका योगदान रहा। राजीव गांधी ने आधुनिक तकनीक और शिक्षा को जोड़ा। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE उनके कार्यकाल की देन है, जिससे शिक्षा को समकालीन बनाने पर जोर दिया। प्रमुख कदम नवोदय विद्यालयों की स्थापना, जो ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए बनाए गए, और कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत उनके समय में हुई। उनके प्रयासों ने भारत को तकनीकी युग में प्रवेश करने के लिए तैयार किया। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। सोशल मीडिया की इस भीड़ में कहीं गुम न हो जाएं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको कार्यक्रम का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल। आपके अधिकारों के लिए सिस्टम से होगा सीधा सवाल। जय हिंद, जय भारत।